मैथ्स का अगला चैप्टर शुरू करते हैं फिर से। चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले इसमें आने वाले जो टर्म्स हैं उनको जान लेते हैं कि वो क्या होते हैं। इनमें जो आएंगे टर्म, वो पहला है मूलधन। मूलधन को इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। पी से शो करते हैं इसको, प्रिंसिपल। गुंजन खत्री नहीं, मतलब दूसरा वाला प्रिंसिपल। प्रिंसिपल शायद ये PLE या PAL का डिफरेंस होता है। तो जो प्रिंसिपल होता है, एक मिनट इसको क्लियर कर लें, क्या स्पेलिंग होती है। PAL जो होता है इसको बोलते हैं मूलधन। ठीक है, और अगर ये PLE हो जाता है तो वो प्रधानाचार्य वाला, वो सॉरी क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल को प्राचार्य जो भी बोलते हैं, हाँ प्रधानाचार्य ही बोलते हैं शायद। तो मूलधन का मतलब होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है कि जो पैसा हम शुरुआत में कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं या हम कहीं से लेते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए हमने 1,000 रुपये किसी को ब्याज पर दिए या किसी से ब्याज पर लिए, तो जो प्रिंसिपल हो जाएगा मूलधन, वो 1,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, मूलधन के बाद आता है साधारण ब्याज। साधारण का मतलब सिंपल इंटरेस्ट, SI। ठीक है, अब हमने 1,000 रुपये ब्याज पे दिए 10% के ब्याज पे, तो 1,000 का 10% हुआ 100। वो कैसे निकला वो अभी देखेंगे आगे, लेकिन अभी ये टर्म्स समझ लेते हैं। SI हो गया 100, सिंपल इंटरेस्ट ये हो गया हमारा ब्याज। ठीक है, इसको SI से शो करते हैं। इसके बाद अब आता है आपका दर। दर मतलब ये हमेशा परसेंटेज में होती है। अब इसको 10% की ब्याज, 10% की दर से ब्याज पे दिया है ना, तो दर को शो करते हैं रेट। रेट, इसके आगे हमेशा परसेंटेज लगा होगा। तो ये थी 10% की दर से लिया, तो ये 10 जो हो गया, 10 हमारा R हो गया। सिंपल इंटरेस्ट हो गया हमारा 100। अब आ गया आपका एक समय। समय टाइम T से शो करते हैं। ठीक है, अब समय वाला केस यहाँ पर ये होता है कि जो हम ब्याज देते हैं या किसी से लेते हैं, तो अगर बोला कि प्रतिवर्ष या वार्षिक, तो उसको एक समय माना जाएगा। अगर बोला गया छमाही, तो साल में कितनी छमाही होती हैं, साल में 2 छमाही होती हैं। तो वहाँ पर अगर ये एनुअल है, ठीक है, प्रतिवर्ष, प्रतिवर्ष है, तो वहाँ पे समय T एक साल का एक ही माना जाएगा। अगर ये छमाही है और साल भर की बात हो रही है कि एक साल के लिए 10% प्रति छमाही की दर से एक साल के लिए ब्याज दिया गया, तो एक साल में कितनी छमाही होती हैं, 2 छमाही होती हैं। तो वहाँ पर हम T की जगह पर 2 रखेंगे। सेम ऐसे ही अगर तिमाही की बात होती है, बोला गया 100 रुपये पे, 1,000 रुपये पे 100 रुपये ब्याज हमें प्रति तिमाही मिलता है। 100 रुपये मतलब 10%, हमें प्रति तिमाही ब्याज मिलता है। तो प्रति तिमाही मतलब हर 3 महीने में। तो एक साल में कितना ब्याज होगा, ऐसा कुछ भी पूछा जाएगा। तो जब समय पूरा एक साल का दिया है, लेकिन ब्याज की जो कैलकुलेशन वो तिमाही पे कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का ज़रूर ध्यान देना है कि साल भर में कितनी तिमाही होती हैं, 4, 3 चौको 12। तो वहाँ पर हम T की जगह पर 4 रखेंगे। यही सब आएगा, प्रतिवर्ष, छमाही, तिमाही, यही 3 में से कुछ यूज़ होगा। अब हो गया P हो गया, I हो गया, R हो गया, T हो गया। अब इसके अलावा होता है सबसे लास्ट में A। A का मतलब अमाउंट, मिश्रधन, मिश्रधन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने प्रिंसिपल
₹1000 हमने हमें किसी को दिया था या किसी से लिया था 10% की ब्याज की दर पे 1 साल के लिए, तो साल भर में हमें ₹100 ब्याज मिला। तो मिश्रधन ए पता है क्या हो जाएगा? ए बराबर हो जाएगा, मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मिश्रधन बराबर मूलधन, मतलब जो पैसा हमने दिया या लिया, और प्लस ब्याज। ब्याज वाइज कैलकुलेट करने के बाद जितना पैसा वापस मिलता है सब मिला के टोटल, उसको बोलते हैं मिश्रधन। तो मिश्रधन ए बराबर मूलधन मतलब P प्लस आई, ये एक फार्मूला भी होता है कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। ठीक है, ये इसका, इतनी चीज़ें, इतने टर्म्स इसमें यूज़ होंगे। कभी कभी टाइम को T की बजाय N भी दिया जा सकता है, N वर्ष ऐसे दिया जा सकता है। तो बस, बाकी तो इतने टर्म्स यूज़ होने वाले हैं इसमें। अब आते हैं फॉर्मूलेज पे कि इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूले हैं वो। ठीक है, तो सबसे पहला फार्मूला तो यही हो गया कि जो मिश्रधन होता है, मिश्रधन बराबर होता है मूलधन, जितना पैसा हमने दिया होता है, प्लस ब्याज। पहला फार्मूला तो ये हो गया एक। दूसरा फार्मूला होता है, अगर अब इसमें ज़रूरत पड़ेगी हमें ब्याज निकालने की। ब्याज का मतलब यहाँ पर SI, सिंपल साधारण ब्याज की दर है तो SI मानते हैं उसको। तो SI का फॉर्मूला क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट का? इसका फॉर्मूला होता है, हम लोग को तो बचपन में सिखाया गया था ट्रिक से, कि पंडित तोता राम बटे 100, ये होता है इसका फॉर्मूला। P का मतलब प्रिंसिपल, T का मतलब टाइम, और R का मतलब रेट, मतलब दर। R कितने परसेंट की जो दर है। तो I सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये होता है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में 4 चीज़ें यूज़ हुई हैं। एक SI यूज़ हुआ है, एक P मतलब प्रिंसिपल, एक टाइम और एक रेट। अब क्वेश्चन में आपको जो आएंगे उसमें इन 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ मिसिंग होगी, वो फाइंड करनी होगी। अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज पूछा है तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। अब अगर हमें दर पूछी गई होती, रेट पूछी गई होती, बोला गया होता कि 1000 रुपये पर 1 साल में 100 रुपये का ब्याज मिलता है, तो कितनी दर से वो ब्याज लगा। अब R पूछा गया है तो R पूछा जाएगा तो R को अकेला करना पड़ेगा, R का फॉर्मूला हमें लगाना है तो। ठीक है, तब R का फॉर्मूला क्या हो जाता है कि 100 उधर जाएगा, गुणे में SI से गुणा हो जाएगा, SI गुणे 100। अब आगे से SI को सीधा I लिखेंगे, I मतलब इंटरेस्ट। ठीक है, तो 100 उधर गुणा हो जाएगा, और R का फॉर्मूला बताना है तो P और T दोनों भाग में आ जाएंगे क्योंकि दोनों गुणे में थे, P गुणे T, ये R का फॉर्मूला हो गया। सेम ऐसे ही अगर हमें टाइम पूछा गया होता कि 1000 रुपये को हमने साधारण ब्याज से 10% की साधारण ब्याज पे दर पे दिया, ठीक है, तो हमें 100 रुपये का ब्याज कितने समय में प्राप्त होगा, T पूछा गया होगा टाइम, तो हम टाइम ऐसे लिखेंगे, और I मतलब इंटरेस्ट गुणे 100 बटे में टाइम पूछा है तो P और R बचे, वो दोनों गुणे में हैं, वो दोनों भाग में आ जाएंगे। ठीक है, अब R हो गया, T हो गया। अगर हमसे P पूछा है, P निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम ऐसे ही I इंटू 100 बटे में T और R नीचे आ जाएंगे, T इंटू R। ये फॉर्मूले सारे बन गए इसी के हेल्प से। तो मेन फार्मूला ये है, I इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PTR, पंडित तोताराम, याद करने का थोड़ा सा वो बच्चों वाला तरीका, बटे में 100। ठीक है, ये मेन फार्मूला था। अब आते हैं क्वेश्चन, बस इतना सही इसका कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चंस पे उतरने से पहले एक बार रेट की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लिकेशंस होंगे वो रेट में ही होंगे। R का मतलब होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब दर। ये हमेशा आपको दी गई होगी परसेंटेज में। वैसे मेरे हिसाब से इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि जब हम परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो 1/100 लगाते हैं। तो ये जो 100 लगा हुआ है ना, ये इसीलिए लगा हुआ है, जब हम 4% की 10% की दर बोला गया है तो हम R की जगह पर सिर्फ 10 रखेंगे, 10% नहीं रखेंगे, क्योंकि वो जो परसेंटेज हम रखते उसी परसेंटेज को हटा के यहाँ पे 100 लगा दिया गया।
तो ये फार्मूले में आ गया। तो जो भी हमें दर दी गई होगी वो हम सीधे दर परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, मतलब बटे में परसेंटेज हटा के जो भी जितना भी परसेंटेज है उसके बटे में 100 लगा देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे 100 लगा हुआ है। ठीक है, तो अब आते हैं सीधे क्वेश्चन पे। मेन कॉन्सेप्ट तो यही है, बाकी इसको समझ के लॉजिकली भी किया जा सकता है। तो जो क्वेश्चन करेंगे हम दोनों तरीके से देखेंगे, बाकी अगर कोई और फार्मूला हैं एक दो वो आगे यूज़ में आएंगे। पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन को। तो ये फार्मूले मेन है। तो हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये दिया गया है कितने वर्षों में, ठीक है, तुरंत पूछा गया है कि कितने वर्षों में कितने वर्षों में, इसका मतलब हमें टी निकालना है, टाइम। 12% वार्षिक दर से 3000 का साधारण ब्याज इतना हो जाएगा। तो सबसे पहले तो पूछा गया ना कि कितने वर्षों में 12% की वार्षिक दर, तो टाइम, पहली बात तो टाइम पूछा गया है, तो हम सबसे पहले टाइम का फॉर्मूला लिखेंगे। टाइम बराबर इंटरेस्ट गुणे 100 बटे में पी आर। अब देखिए 12% की वार्षिक दर से मतलब आर 12 है, 3000 का साधारण ब्याज, 3000 जो है वो हमारा प्रिंसिपल है, ब्याज 1080 हो जाएगा। तो जो इंटरेस्ट है वो हमारा, ब्याज वो 1080, तो आई की जगह पर 1080 गुणे 100 बटे में पी, प्रिंसिपल था हमारा 3000 रुपये जो हमने शुरू में डाला था, गुणे आर, रेट कितनी है 12। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा टी आ जाएगा। टाइम पूछा था, हमने डायरेक्ट टाइम का फॉर्मूला लगा दिया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 1 0 2 0 3 0, ये तो कट गए, ठीक है। ज़ीरो लास्ट के खुले हुए ज़ीरो, इसका मतलब 10 से गुणा, 1 0 10 के बराबर इक्विवेलेंट होता है, गुणा करते हैं तो इतना ज़ीरो लग, जैसे 2 को 10 से गुणा करेंगे तो 1 0 लग जाएगा, 20 हो जाएगा। तो वैसे ये 3 0 कैंसिल हो गए। अब देखिए 12 9 108, टी बराबर हो गया 9 बटे में 3, 3 से काटा 3, इसका मतलब 3 ईयर्स हमारा आंसर आ गया पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन, कि साधारण ब्याज की किस दर से, मतलब दर पूछा है ना आर, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। अब यहाँ पर आते हैं, सबसे पहले वो जो फॉर्मूला है ना, सबसे पहले हमारा फॉर्मूला लिखते हैं। साधारण ब्याज की किस दर से, आर पूछा है, तो आर का फॉर्मूला हो गया आई इंटू 100 बटे में पी इंटू टी, ये फॉर्मूला हो गया। अब इसमें सारे कंपोनेंट निकालते हैं, क्या है सब उसको रख देते हैं। अब देखिए साधारण ब्याज की किस दर से, दर पूछा है आर, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज, तो टाइम की जगह पर तो 10, टी तो हमें मिल गया 10, किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए धन तो दिया नहीं गया, अमाउंट प्रिंसिपल नहीं दिया गया है। अब यहाँ पर दो केस हो सकते हैं, जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा और क्वेश्चन परसेंटेज वगैरह में पूछा है, दर पूछी है ना, कोई अमाउंट नहीं दिया है, तो यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो आप प्रिंसिपल को आप x मान लो या आप प्रिंसिपल को 100 मान लो, दोनों में से कुछ भी मान लो। तो हम दोनों तरीके से करेंगे, दोनों में से जो समझ में आ जाए आपको। कि 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 हो जाएगा, इसका मतलब जो ब्याज होगा इंटरेस्ट वो उस धन का 2/5 हो जाएगा। तो हम पहली केस में x मान रहे हैं, माना कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो x है, तो ब्याज इन्होंने बोला है कि 2/5 हो जाएगा उसका, तो 2/5 x गुणे x,
ये हमारा ब्याज हो जाएगा। अब हम सारी वैल्यू उसमें रख देते हैं आर निकालने के लिए। आर बराबर आई कितना दिया था, आई की जगह 2/5x दिया गया है, गुणे 100 बटे में p गुणे टी। p की जगह पर हमने x माना था क्योंकि हमें अमाउंट पता नहीं था, और टाइम कितना दिया था 10 वर्ष। ठीक है, अब देखिए 5 से ये कट गया, 20 आया, 5 दूनी 10, तो ऊपर कितना हो गया 2x गुणे 20, और नीचे कितना बचा x गुणे 10। देखिए x से कट गया, और 10 दूनी 20, ये कितना बचा 2 गुणे 2 बराबर 4% हो गया। ठीक है, तो जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया वो 4% आ गया। ये 4% हमारा आंसर। अब अगर हम इस क्वेश्चन को हम x ना मानकर 100 रुपये मानते, जब भी कभी ऐसे दिया है, कोई अमाउंट का उल्लेख ही नहीं किया है, जिक्र ही नहीं किया है, और परसेंटेज वगैरह में पूछा गया है, तो हम 100 मान सकते हैं अमाउंट को। तो माना हमने प्रिंसिपल हो गया था हमारा 100, और उन्होंने बोला है कि जो ब्याज होगा वो उस धन का 2/5 हो जाएगा। तो ब्याज मतलब इंटरेस्ट, वो उस धन का, तो धन है 100। 100 इसलिए मानते हैं, 100 में थोड़ी आसानी होती है, मानने को कोई भी नंबर मान सकते थे यहाँ पे, 300 400 या 50 35 कुछ भी, क्योंकि यहाँ तो सीधा सीधा दिया है ना कि उस धन का इतना % हो रहा है, तो धन कोई भी इन्वेस्ट करें ब्याज तो उसी दर से लगेगा। तो आई को 100 माना, सॉरी प्रिंसिपल को 100 माना, तो आई कितना हो गया उस धन का 2/5। तो 5 से इसको काटा, 5 दूनी 10, 0। इंटरेस्ट कितना आ गया 20 दूनी 40, इसका मतलब 40 रुपये ब्याज हो गया, प्रिंसिपल 100 रुपये हो गया, और टाइम कितना है, टाइम 10 वर्ष है। तो हमें रेट निकालनी है, दर पूछी गई है, दर का फॉर्मूला आई इंटू 100 बटे में पी इंटू टी। तो आई कितना आया हमारा 40 आया, 40 गुणे 100 बटे में प्रिंसिपल कितना था 100 माना था हमने, गुणे टाइम टी मतलब 10। अब देखिए 1 2 3 4 बच रहा है, 4 गुणे 1 4 ही रहेगा, 4% हमारा आंसर। आर बराबर 4 आया, तो 4% हमारा आंसर हो गया। तो दूसरा तरीका ये है कि एक्स ना मानना चाहें तो ये भी मान सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। छमाही तिमाही की बात की थी, देखिए आ गया 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से। अब देखिए अगर यहाँ पर दर छमाही दी गई है, अगर इन्होंने 500 रुपये का 2 साल का पूछा गया होता, 2 वर्ष का 8% की छमाही दर से, तो हम ये निकालते कि 2 साल में कितनी छमाही होती हैं। 2 साल में, साल भर में 2 छमाही होती है, तो 2 साल में 4 छमाही होंगी। तो हम जो टाइम रखते ना, टाइम की जगह 4 रखते। अगर यहाँ पूछा गया होता कि 500 का 6 महीने का 6 महीने का नहीं, साल भर का 8% की छमाही दर से, तो साल भर में कितनी छमाही होती हैं, 2 छमाही होती हैं, तो हम टी की जगह पर 2 रखते। अब यहाँ पर इन्होंने 6 ही महीने का पूछा है और छमाही का ही दिया है, तो सिंपल सी बात है एक ही रखेंगे, क्योंकि 6 महीने में एक ही छमाही होती है। क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन दिया है कि 500 रुपये का, मतलब P जो है वो 500 है, 6 महीने का प्रति छमाही की दर से, तो टाइम जो हो गया वो एक छमाही, एक आया ना। क्यों आया, क्योंकि छमाही दिया हुआ है, छमाही की दर मतलब हर 6 महीने पे दर लगेगा, रेट लगेगा, कैलकुलेशन होगा इंटरेस्ट का, और कितने समय का 6 महीने का, तो 6 महीने में एक ही छमाही हुई, तो टी बराबर 1 हो गया। अगर साल भर का पूछा होता छमाही की दर से, तो साल भर में 2 छमाही होती हैं, तो टी बराबर 2 हो जाता, टी बराबर 1 हो गया। ब्याज होगा आई पूछा है, आई का फॉर्मूला होता है पंडित तोता राम बटे 100 PTR अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है 500, टाइम कितना है 1 रखेंगे, आर कितना है 8% बटे में 100। 100 से काटेंगे ये 5 आ जाएगा, 5 एकम 5 अट्ठे 40,
इसका मतलब इंटरेस्ट जो आ गया हमारा 40 रुपये आ गया, 40 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए थोड़े बड़े क्वेश्चन आने शुरू हो गए। देखिए ये चैप्टर आसान है, कठिन नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझना है, लॉजिकली भी समझना है मिस्टेक से बचने के लिए। एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया 15% ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया, कुछ रुपया लिया। तो जो पैसा इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है या इनिशियली किसी से लेते हैं या देते हैं तो वो प्रिंसिपल होता है। इसका मतलब यहाँ पर प्रिंसिपल मिसिंग है। अगर 3 साल बाद वह रुपये 7250 वापस करता है तो 3 साल बाद वो 7200 रुपये 50 मतलब जब वापस करेगा बैंक में, लोन लिया, लोन लेने के बाद जो पैसा लिया वो भी वापस करता है और ब्याज भी वापस करता है। इसका मतलब जो 7250 है वो मिश्र धन है। मिश्र धन का मतलब प्रिंसिपल भी है इसमें और ब्याज जुड़ा हुआ। 7200 रुपये 50 वापस कर देता है। तो उसने कितना रुपया उधार लिया था, अब हमसे प्रिंसिपल पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल पूछा गया है और प्रिंसिपल हमें बताना है। तो सबसे पहले एक व्यक्ति ने बैंक से कुछ रुपया उधार लिया। तो ऐसे केस में क्या माना, यहाँ पे 100 नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पे अमाउंट दिया है तो मिसमैच हो जाएगा। जब कभी कोई भी अमाउंट ना दिया हो, परसेंटेज या बटे में बात हो रही हो, तब 100 मानते हैं। अदरवाइज़ माना कि जो प्रिंसिपल है वो x रुपये उसने उधार लिए 15% की दर से, r हो गया 15, 3 साल बाद तो टाइम हो गया 3, सब तो मिल गया। वह 7250 रुपये वापस करता है। तो इसका मतलब जो मिश्र धन हो गया ना, मिश्र धन वो हो गया 7250। इसका मतलब मिश्र धन क्या होता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के हो गया 7250। अब यहाँ से क्या पूछा है, तो उसने कितना रुपया उधार लिया, प्रिंसिपल पूछा गया है। ठीक है, तो कोई भी एक फार्मूला लें, उसमें सारी वैल्यू पुटअप कर दें। ठीक है, तो 7250 देखिए मिश्र धन ये हो गया ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर ये। अब हमें प्रिंसिपल पूछा है तो इसका मतलब समीकरण में प्रिंसिपल ही होना चाहिए। प्रिंसिपल मतलब जैसे आई को हमें हटाना पड़ेगा, प्रिंसिपल पूछा है तो आई को हमें उधर भेजना है या कैसे भी करके हटाना है ताकि पी आए और हम पी की वैल्यू बता दें। तो प्रिंसिपल को तो हमने एक्स मान रखा था, तो प्रिंसिपल हमारा एक्स हो गया प्लस आई का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज। क्योंकि ये सब चीज़ें जो दी हैं ये कहाँ यूज़ होंगी, ये फार्मूले में ही तो यूज़ होंगी। तो आई का फॉर्मूला होता है पी पंडित तोताराम PTR अपॉन में 100 बराबर 7250। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जल्दी से, x प्लस पी की जगह पर x गुणे टी की जगह पर टाइम था 3 साल गुणे r की जगह पर था 15 और बटे में 100 बराबर 7250। ठीक है, अब इसको काटते हैं। देखिए 5 तिहाई 15, 5 से काटेंगे ये 20। अब ये देखिए ये हो गया x प्लस 3 तिहाई 9x, 3 तिहाई 9, 9 गुणे x 9x बटे में 20 बराबर 7250। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ x ही x बच रहा है। जैसे ही x का मान आएगा तो हमसे प्रिंसिपल ही तो पूछा है तो हम बता देंगे x का मान निकालना है। अब जब भी कभी ऐसा केस आए कि एक सिंपल नंबर मिले और एक फ्रैक्शन में हो, तो क्योंकि हमें अभी इसको उधर भेजना है तो हम ऐसे डायरेक्ट उधर नहीं भेज सकते हैं। 20 को हम 7250 के पास नहीं भेज सकते जब तक ये पूरे के बटे में ना हो। ठीक है, इसके लिए हमें पूरे के बटे में LCM लेना पड़ेगा, उसके बाद हम 20 को भेज सकते हैं। ऐसे डायरेक्ट भेजेंगे तो गलत हो जाएगा। तो LCM लेने के लिए क्या करते हैं, अगर कुछ नहीं होता है 1 माना जाता है। ठीक है, अब 20 और 1 का LCM 20 ही रहेगा। 1 से भाग करेंगे, 1 20 जा 20, तो 20 ऊपर गुणा हो जाएगा। तो सिंपल सा मेथड है कि अगर कभी ऐसा केस मिले कि एक नंबर सीधा हो और एक ऊपर नीचे लिखा हो, तो इसका LCM लेने के लिए इस नंबर को डायरेक्ट ऊपर गुणा कर दें और पूरे के में बटे लगा दें। तो 20 उससे गुणा हो गया 20x प्लस 9x। अब ये पूरे में 20 लग गया। अब जब ये पूरे में 20 लग गया तो अब ये उधर जा सकता है, पहले नहीं जा सकता था। ठीक है, अब ये 20 उधर चला जाएगा, 20x
प्लस 9x कितना हो गया, x और x एक टाइप के हैं तभी जुड़ेगा, तो 20 और 9 हो गया 29x बराबर बटे में 20 है बराबर 72 50। अब 20 उधर गुणा हो जाएगा, x का मान निकालना है तो x के साथ जो भाग में है वो उधर गुणा हो जाएगा और जो गुणे में है वो नीचे भाग में चला जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 72 50 गुणे में 20 और ये 29 जो है वो बटे में आ जाएगा। अब क्या करते हैं कि इसको इससे काटना पड़ेगा। अब देखिए 29 वो है क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है, तो हमें 29 का ही पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो 29 लगभग 30 है और ये 72, 29 लगभग 30 होता है तो ये 72 है लगभग, इसको भाग करने के लिए 72 मानेंगे तो ये लगभग 60 के आसपास है। तो 30 दूनी 60, क्योंकि 30 या 90 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको 29 को 2 से भाग करेंगे, मतलब इसको भाग करेंगे 2 बार। 29 दूना कितना होता है 58, 29 दूना 58, 72 में से 58 गया, कितना बचा 14 लग जाएगा आगे, 145 हो जाएगा। अब 29 25 45 है ना, लास्ट में 5 है तो इसका मतलब 5 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, 45 के 5 4 50 हासिल 5, हाँ 29 25 145, तो 29 25 145 और ये एक 0, तो ये x बराबर आ गया 250 गुणे में 20, गुणा कर लेंगे, 25 दूनी 50, 2 0 और लग जाएंगे। इसका मतलब वो जो भाई साहब थे उन्होंने 5000 रुपये बैंक से उधार लिए थे, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना लंबा हो गया, यहाँ से शुरू हुआ है, यहाँ से लेकर इतना लंबा क्वेश्चन हो गया। तो एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन करने में दिक्कत तो आएगी। तो इसके लिए एक तरीका और हम लोग जानते हैं, वो थोड़ा सा लॉजिकल तरीका है, उसमें फॉर्मूले वगैरह कम यूज़ होंगे, लेकिन उसके लिए परसेंटेज की नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अभी तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से करेंगे, इसको साइड में रखते हैं, पहले इसको जानने के लिए परसेंटेज के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। देखिए अगर कोई नंबर दिया गया है आपको 400, ठीक है, और बोला गया है 400 का 20% बताओ कितना होगा, तो ये तो शायद आपको आता होगा पहले से कि 400 गुणे 20% है तो 20 बटे 100 कर देते हैं। कैसे, परसेंटेज हटाया नीचे बटे में 100 लग गया। तो जब कभी किसी नंबर का 20% बताना हो तो क्या करते हैं कि हम 400 का 20% बताना था तो 400 गुणे 20 बटे 100 कर दिया। अब इसको हम हल कर लेंगे, 2 0 गए, 20 चौको 80, इसका मतलब 400 का 20% 80 है, ठीक है। एक चीज़ और, ये तरीका भी अगर आपको टफ लग रहा है थोड़ा सा तो एक तरीका और, जैसे कोई नंबर लिखा है ना 400 या 1500 या 2750 या थोड़ा सारे नंबर वाला लेते हैं 100, ये तो अगर इसमें देखिए 100% जो होता है वो पूरा परसेंटेज होता है। अब अगर हमें इसका 10% निकालना है ना इनका सबका, तो 10% निकालने के लिए सिंपली आप एक के बाद पॉइंट लगा दो पीछे से। क्यों? क्योंकि 10% का मतलब क्या हुआ, 10 बटे 100, एक ज़ीरो कट गया, नीचे एक ज़ीरो बचा, एक ज़ीरो हटाएंगे तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो अगर हमसे 400 का 10% पूछा है तो हम एक के बाद पॉइंट लगा दें, तो ये 40 हो गया, 40.0 मतलब 40। 1500 का 10% पूछा है, पीछे से एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, बस 150 हो गया। 2750 का 10% पूछा है, पीछे से एक नंबर हटा दीजिए, जीरो लगा पॉइंट लगा दिया मतलब हटा दिया, तो ये 275 हो गया। 0.0 लिखेंगे तो ज़ीरो तो वैसे ही हट जाएगा, तो 2750 का 10% हो गया 275। 1245 का 10% कितना होगा, 1 ये होगा। तो कुल मिला के 10% निकालना है तो एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए। अब अगर यहाँ पर 1% निकालना है कि 400 का 1% कितना होगा, तो 1% का मतलब क्या हुआ, 1 बटे में 100, नीचे 2 जीरो लगेंगे तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो ये थोड़ी सी ट्रिक्स हैं जो इनमें हम लॉजिकली यूज़ करके इतना बड़ा क्वेश्चन करने से बच सकते हैं। तो 400 का 1% पता है कितना होगा, 4, कैसे, 2 के बाद पॉइंट लग गया तो 4.00, 4 ही तो मानेंगे इसको। 1500 का 1% हो गया 15, 2 के बाद ज़ीरो लगा। 2750 का 1% हो गया 27 पॉइंट ये, और 1245 का 1% हो गया ये।
तो अब देखिए 10% और 1% कितना सिंपल है ना, कि बस पीछे 10% निकालना है तो एक के बाद पॉइंट लगा दिया, और 1% निकालना है तो ये। अब इनका यूज़ हमें कैसे लॉजिकली करना है, अगर हमसे पूछा गया होता कि 400 का 8% बताइए, और हम चाहते हैं कि हमें लिखना ना पड़े और हम ऐसे डायरेक्ट सॉल्व कर लें, तो हमें याद है कि 1% निकालने के लिए 2 के बाद पॉइंट लगता है। तो हमने निकाला कि इसका 1% हुआ 4, तो 8% कितना होगा, 1% जब 4 है तो 8%, 8 चौक 32, डायरेक्ट निकाल लिया, हमें सॉल्व भी नहीं करना पड़ा, कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी। ठीक है। अब अगर हमसे देखिए पूछा गया कि 1500 का 12% बताइए, अब एक नॉर्मल बच्चा होगा जो इसको लिख के कैसे करेगा, 1500 गुणे 12 बटे में 100, अब इसको काटे पीटेगा, जो आएगा वो आंसर। बट इसको हम देख के, अगर हमें ये चीज़ क्लियर है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, तो हम देख के बता सकते हैं कि 1500 का 12% 180 होगा। कैसे, अब निकालते हैं। देखिए 1500 का 12% पूछा है, तो तुरंत जम करिए 1% पे या 10% पे, किसी पे भी 1% पे जम करते हैं। ठीक है, 1500 का 1% कितना हुआ, 2 के बाद पॉइंट लगाया तो 1% हुआ 15। तो अब 12% कितना होगा, 12 से गुणा कर दें 15 को, 15 को 12 से गुणा करने पर आता है 12 पंचे 60 का 0, 6 बचा हासिल, 12 कम 12 और 6 18, 180। यही हमने बताया था ना पहले, देख के, बिना देखे। तो ये होता है कॉन्सेप्ट कि सबसे पहले हम परसेंटेज जो भी दिया होगा उसमें 10% के लिए हम 1 के बाद 0 लगा लेते हैं, तो उसको 10% ट्रीट कर सकते हैं। अब जैसे ये हमसे 275 पूछा, चलिए एक चीज़ और, एक क्वेश्चन और, कि 275 का ये 2750 का 40% बताइए। ठीक है, 2750 का 40% बताइए। तो इसका 40% कितना हो जाएगा, अगर हम मन ही मन में कैलकुलेट करें इसको बिना सॉल्व किए। ठीक है, तो इसका 40% हो जाएगा 2 चुक 8 और 3 11, 1100 हो जाएगा इसका 40%। कैसे हुआ, देखिए 2750 का 40% निकालना है, तो हम चाहे 1% निकाल के 40 से गुणा करें या 10% निकाल के 4 से गुणा कर दें। अब 2750 का 10% कितना हुआ, 10% के लिए 1 के बाद पॉइंट लगा देना है, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, 275 हो गया। तो ये 10% है, हमें 40 निकालना है, इसको हम 4 से मन ही मन में गुणा कर लें, 4 दूनी 8, 800 तो ये हो जाएगा, और 75 को 4 से गुणा करेंगे, 75 दूनी 150 होता है, 75 गुणे 4 हो जाएगा 300, 1100 हमारा आंसर आ गया। तो 2750 का 40% 1100 तुरंत हवा में बता दिया। लेकिन अगर इसको सॉल्व करते तो ऐसे करते, 2750 गुणे 40 बटे में 100, फिर 0 0 0 0 काटते, 275 को 4 से गुणा करते आता। ठीक है, तो ऐसे कोई भी नंबर हो तो इस तरह का लॉजिक यूज़ कर सकते हैं, बहुत कम समय में क्वेश्चन हो जाएगा। अभी जो हमने क्वेश्चन को बड़े तरीके से किया उस पर भी बात करेंगे। तो ये तो हो गया कि जब हम किसी नंबर का परसेंटेज बताते हैं कि 400 का 20% निकालना है, तो 400 गुणे 20 बटे 100 करते हैं। ये तो अलग चीज़ है कि हम शॉर्ट तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन अगर 400 का 20% निकालना है तो हम ऐसे करते हैं कि 400 गुणे 20% मतलब 20 बटे 100। ठीक है, अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि जिसको सीख लिया तो लगभग इसके सारे क्वेश्चन में आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें कि आपको फॉर्मूला ही नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से। जैसे बोला गया है कि 400 का 20%, हम अभी एग्जांपल लिए थे तो एक बार फिर से इसी को लेके बढ़ते हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 400 का 20% कितना होगा, तो हमने मन में अंदाज़ा लगाया कि 10% हुआ 400 का 40, तो 20% हो गया 80। ठीक है, अब देखिए 400 का 20% हो गया 80। अब अगर हमसे पूछा गया कि अब ये मिश्रधन कितना हो गया इसका, मतलब 400 रुपये हमने 20% की दर से ब्याज लिया था और ये 80 रुपये हमें ब्याज मिल गया, तो कितना हो गया टोटल पैसा, हमने 480 रुपये हमारे पास हो गया। अब अगर हमें पहले से ही 480 रुपये दिया गया है और पूछा गया है कि हमने कुछ पैसा डाला था और हमें 20% ब्याज मिला, तो हमारे पास 480 रुपये हो गए। तो अब बताइए कि ब्याज की दर क्या थी, मतलब रेट पूछी है, ठीक है, या प्रिंसिपल पूछा है, कुछ भी पूछा है, रेट तो दी ही हुई है, सॉरी प्रिंसिपल पूछा है। मतलब इन्होंने बोला कि कुछ पैसा हमने बैंक में डाला
और हमें 20% की दर से हमने जब उसको वापस किया जो भी किया तो हमारे पास 480 रुपये हो गया। 480 रुपये कहने का मतलब ये है कि इसमें जो पैसा था और ब्याज दोनों जुड़ा हुआ है। ये मतलब है इसका कहने का मतलब कि इसमें जो अमाउंट है इसमें पैसा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों जुड़ा हुआ है। दोनों जोड़ के 480 हो गया। तो हमें प्रिंसिपल बताना है। तो अब यहाँ पर ध्यान से हम यहाँ पे हम ये चीज़ सोचेंगे कि देखिए कोई भी चीज़ जो पूरी होती है वो 100% होती है पूरी। अब 100% पे हमें 20% ब्याज मिला तो ये कितना हो गया, 120% हो गया। तो 120% किसी का 480 है तो वो संख्या क्या होगी, ये चीज़ हमें पता लगाना है। तो हम वो लंबे वाले क्वेश्चन को डायरेक्ट कर सकते हैं। अब जैसे हमसे पूछा गया होता है कि 480 का 120% कितना होता है, तो हम क्या करते हैं कि 480 गुणे 120/100 करते हैं, तब निकलता। लेकिन हमसे यहाँ ये नहीं पूछा जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है कि 480 जो है वो किसका 120% है। इन दोनों में अंतर आप समझ लीजिए ना, तो बहुत काम का आगे मतलब हो जाएगा कि 480 जो है वो किसका 120% है। इसका मतलब 480 में जो भी अमाउंट होगा उसका 20% जुड़ा हुआ है। तो अब इस केस में हम क्या करते हैं, अभी समझने के लिए कि मान लें हम हो गया x, कि मान लिया x का 20 पैसा था, उसका 20% ब्याज मिला है तो मिला के 480 हो गया। ठीक है, तो मान लिया x, तो x तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, प्लस हमें ब्याज कितना मिला, x का 20%। ठीक है, तो अब देखिए 100 को एलसीएम लेंगे, 100 इधर जाएगा, 100x प्लस ये 20x बटे में 100, तो ये कितना हो गया 120x। हमें ये करना नहीं है, हम केवल समझ रहे हैं अभी कि ऐसे आता है। ठीक है, 120/x बराबर ये कितना था 480 के बराबर। 480 किसका 120% है, तो माना x का 420% 180 है तो x प्लस x का 20% मिला के 480 है। ठीक है, तो अब हम देखिए 1 0 काट दिए। अब ये उधर गुणे में चला जाएगा, ये भाग में चला जाएगा। x बराबर 480 गुणे 10 बटे में 12, 12 चौको 48, 40 आया, 40 गुणे 10, x बराबर 400 आ गया। इसका मतलब कि 400 का 20% 80 है। तो ये जो पैसे की बात कर रहे थे ना कि 480 किसका 120% है, वो 400 का है। 480 400 का 120% है। तो इतना लंबा ना करना पड़े तो हमें अब यहाँ पर शॉर्ट में समझते हैं मुद्दा क्या है मेन। अगर हमसे पूछा जाएगा कि 400 का 20% क्या है, तो हम निकालेंगे 400 गुणे 20/100। अगर हमसे पूछा जाएगा कि 480 किसका 20% है, तो हम जस्ट उल्टा करेंगे यहाँ पे कि 480 किसका 20% है, तो हम यहाँ पर 100/20 ये करेंगे। ये मेरा कहने का मतलब है, सिर्फ इतना सा करना है। और किसका 20% है, सॉरी 120 किसका 480 किसका 120% है। तो जब कभी किसी का कितना परसेंटेज है, किसका है, ये निकालना होता है तो उल्टा करते हैं, 100 से ऊपर गुणा करेंगे और 120 से नीचे। तो देखिए डायरेक्ट गुणा कर दिया, 4 आ गया, 400 तुरंत आ गया। अब देखिए ये जो बड़ा वाला क्वेश्चन है, ये जो हम लोगों ने किया, इसको इस कॉन्सेप्ट से करते हैं। इन्होंने बोला था कि बैंक ने ब्याज से कुछ पैसा लिया था, अब उसको 15% की ब्याज दर से 3 साल में 7250 रुपये मिला। तो हमें वो पैसा बताना है। तो अभी जो हमने समझा उसी कॉन्सेप्ट पे करते हैं। तो देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, इसको करने से बच सकते हैं। तो ध्यान से समझिए कि प्रिंसिपल तो हमें बताना ही बताना है। रेट जो है वो 15% मिला। और सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है जैसे आपके पास 100 रुपये थे, आपको पहले साल 15% ब्याज मिला, तो 15% ब्याज मिला तो आपको 15 रुपये ब्याज मिल गया, तो आपके पास अब 115 रुपये हो गए। लेकिन अगले साल जो ब्याज लगेगा वो 115 पे नहीं लगेगा, अगले साल फिर 100 पे ही लगेगा, फिर से आपको 15 रुपये ही मिलेंगे। इसको कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट।
और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, उसमें क्या होता है कि जो ब्याज मिलता है वो जुड़ता जाता है अगले साल के लिए, कि मतलब 100 रुपये 15% ब्याज मिला तो आपके पास अगले साल 115 हो गया। अब जब अगले साल ब्याज मिलेगा तो चक्रवृद्धि ब्याज की अगर मिलेगा तो 115 को माना जाएगा प्रिंसिपल, और साधारण ब्याज में वही जो स्टार्टिंग वाला होगा वही हमेशा प्रिंसिपल माना जाएगा, हमेशा उसी पे ब्याज कैलकुलेट होगा। ये अंतर होता है इन दोनों में। तो अब यहाँ पे समझिए कि प्रिंसिपल एक्स था, रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% थी, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो 15% पहले साल मिला, 15% दूसरे साल मिला, 15% तीसरे साल मिला, कुल मिला के कितना परसेंट मिल गया, 45%। 45% हमें ब्याज मिल गया। तो कभी भी कोई पूरा अमाउंट होता है 100%, अब 100% पे हमें 45% ब्याज मिल गया, तो इसका मतलब हमारा पैसा कितना हो गया, 145% पैसा हो गया। और वो पैसा जो है वो 7250 है, वो पैसा 7250 है। तो हमें ये और हमसे प्रिंसिपल पूछा है, तो इतना लंबा करने से अच्छा हम ये निकाल लें कि एक किस नंबर का 145% 7250 है। क्यों? क्योंकि उसने 45% ब्याज मिला के दिया है ना, तो 145% हो गया, और वो दिया उसने 7250। तो अगर हम ये चीज़ डायरेक्ट निकाल लें कि 7250 किसका 145% है, तो हमें ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बस ये है कि 7250 किसका 145% है। अगर ऐसे उल्टा पूछा जाता है तो गुणे में 100 को ऊपर लिखते हैं और 145 को नीचे करते हैं। यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए 145 25 725, नहीं ऐसे डायरेक्ट काट सकते हैं तो आप छोटा छोटा करके काट लीजिए। 50 गुणे 100 मतलब 5000 आ गया आंसर। सिर्फ इतने से में वही काम जो इतने बड़े में किया गया था एक्स मान के, वो डायरेक्ट आ गया। बस हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा, ये परसेंटेज वाला, जो कि क्या है एक बार और रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7000 का 20% क्या है, कुछ लैंग्वेज को समझिए कि 7000 का 20% परसेंटेज क्या है। अगर ये पूछा गया है तो 7000 बटे गुणे 20/100 करते हैं, ऐसे निकालते हैं। और अगर पूछा जाएगा कि 7000 किसका 20% है, 7000 का 20% क्या है, नहीं 7000 किसका 20% है, तो 7000 गुणे 100/20 ये कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 × 5 = 35। इसका मतलब जो 7000 है वो 35000 का 20% है। और 7000 का 20% क्या है, 7 दूनी 1400। ये अंतर है दोनों में कि 7000 का 20% 1400 है, और 7000 किसका 20% है, 35000 का। एक बार 35000 का 20% निकाल के देखें। 20% निकालने के लिए क्या करेंगे, 10% पे आएंगे। 10% का मतलब यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 10% हो गया 3500, और डबल कर देंगे 20% निकालने के लिए, तो 3500 का दुगना 7000, वही तो है। ठीक है, तो ये था मेन कॉन्सेप्ट। अब इस तरीके से अब क्वेश्चन करते हैं, तो देखिए कितना मज़ा आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए ये क्वेश्चन दिया है कि यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से ₹1500 4 वर्ष के लिए ब्याज में देते हैं, तो 4 वर्ष पश्चात उन्हें कितने प्रतिशत लाभ मिलेगा। ठीक है, लाभ का प्रतिशत पूछा गया है। तो ये देखिए इन्होंने इसको कितना लंबा सॉल्व किया है, ये लंबा कितना लंबा सॉल्व किया है। अब हम इसको लॉजिकली समझ के करते हैं कि यदि एक महाजन साधारण ब्याज 5% की दर से, मतलब साल भर में 5%, एक साल में 5% की दर से 1500 रुपये 4 वर्ष के लिए ब्याज में देते हैं। 4 साल के लिए ब्याज पे दिया इन्होंने, तो 4 वर्ष बाद उनको कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो 5% का मतलब क्या हुआ, 5% जो ब्याज हुआ, तो ब्याज जो होता है वो फ़ायदा ही तो होता है। तो साल भर में 5% मिल रहा है, तो 4 साल में कितना मिलेगा, हर साल 5% मिलेगा। तो 5 चौको 20 हमारा आंसर। क्यों सॉल्व करें हम, और इन्होंने देखिए कैसे सॉल्व करके बताया, PRT लगा के बिल्कुल। ठीक है, तो हमें इसको लॉजिकली समझना है। आप ही समझो कि एक 5 रुपये हर साल मिलता है, मतलब 5% की ब्याज से प्रॉफिट मिलता है, लाभ मिलता है।
यहाँ 1500 रुपये की बात ही नहीं हो रही है। पैसे पैसे का नहीं पूछा ना इन्होंने। अभी अगर पैसे का पूछा होता तो भी कैसे निकालते, वो भी बात करते हैं। तो 4 वर्ष के लिए ब्याज में दे दिया। अब 4 वर्ष में उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, प्रतिशत पूछा है। तो जाहिर सी बात है, जब 1 साल में 5% बढ़ रहा है तो 4 साल में 4 गुणे 5 20% बढ़ेगा। तो हमारा आंसर, हमें कुछ नहीं सॉल्व करना। अब अगर पूछा होता कि उसे 4 साल में कितने प्रतिशत नहीं, कितने रुपए का लाभ होगा, अगर ये पूछा होता तब हम क्या करते। तो देखिए, साल भर में 5% मिल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी कोई फॉर्मूला लगाने की। साल भर में 5% मिल रहा है, 4 साल में कितना मिलेगा, 5 चौको 20%। पैसा कितना डाला, 1500। तो हम सीधे सीधे निकाल लें कि 1500 का 20% कितना होगा। 1500 का 20% निकाल लें, 15 दूनी 300 रुपये ब्याज मिलेगा। और अब यही चीज़ की निकालने के लिए हमें फॉर्मूला निकालना पड़ता, आई बराबर पी गुणे आर गुणे टी लिखना पड़ता, इनकी वैल्यू रखनी पड़ती, काटना पीटना पड़ता। एक बार उसको लॉजिकली सोचना है, उसके बाद आगे क्वेश्चन पे जंप करना है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए, कोई धन, पता नहीं कौन सा धन, कोई भी धन है, वो साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 500 से 2 वर्ष में 500 होता है तथा 4 वर्ष में 900 रुपये हो जाता है। ठीक है, तो वो धन क्या होगा, मतलब कोई भी धन है वो 2 साल में 500 रुपये हो जाता है। साधारण ब्याज की कोई भी दर दी गई होगी, दर भी नहीं पता है। तो साधारण ब्याज की 2 साल में 500 हुआ और 4 साल में 900 हुआ। यहाँ पर बात को समझिए। इन्होंने देखिए कैसे सॉल्व किया, पहले इनका तरीका देखते हैं। इन्होंने x माना, ये किया, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन ऐसे टाइम टेकिंग है। तो एक बार इसको कोशिश करते हैं आसान तरीके से करने की। हो सकता है अगर आसान तरीके से हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो हम यही वाला तरीका से कर लेंगे, x मान के कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए, कोई धन, हमें नहीं पता कौन सा धन है, वो 2 साल में 500 था और 4 साल में कितना हो गया, 900 हो गया। कितने का फ़र्क पड़ा, 2 साल में कितने का फ़र्क पड़ा, 400 रुपये बढ़ गए, बढ़े कि नहीं बढ़े। 2 साल में 500 थे, 4 साल में 900 हो गए। साधारण ब्याज पे हमेशा फिक्स ब्याज मिलता है, चेंज नहीं होता। वो प्रिंसिपल जो अमाउंट डालते हैं, जैसे हमने 100 रुपये डाले और बोला 10% ब्याज मिलेगा, तो हर साल 10% मिलता ही रहेगा, वो फिक्स होता है। तो दो वर्ष में 500 था, तो 4 वर्ष में 900 हो गया। तो जो बाद वाले इनके बीच का जो अंतर आया, 2 साल में कितना बढ़ गया, 400 रुपये बढ़ा 2 साल में। ठीक है, तो साल भर में कितना बढ़ेगा, 1 साल में 200 रुपये बढ़ेगा, 1 साल में 200 रुपये बढ़ेगा। अब यहाँ पर देखिए, 2 साल में 500 हुआ था, इसका मतलब हर साल 200 बढ़ा रहा होगा। पहले साल 200 बढ़ा होगा, दूसरे साल बढ़ा होगा, तो 200 मतलब 400 बढ़ने के बाद वो 500 रुपये हो गया, है ना। बात समझ में आई। 400 रुपये ब्याज हुआ तभी तो वो 500 हो, अभी 500 है और उसमें से ब्याज हमारा 400 है, तो हम ब्याज घटा दें 400, कितना आ गया, 100। तो इसका मतलब वो पैसा 100 रहा होगा, तो हमारा आंसर 100। देखिए, हमने कुछ भी नहीं किया और इनको देख लीजिए क्या x वगैरह मान के किया है। तो जो लॉजिकल तरीके हैं वो थोड़े से अच्छे काम करते हैं अगर उनको समझा जाए। ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि समझने में टाइम लग जाए वो अच्छी बात है, लेकिन उस तरह का आगे क्वेश्चन एग्ज़ाम वगैरह में आ जाए तो हमें करने में आसानी हो। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 500 था, 2 साल में वो पैसा 500 था और 4 साल में वो पैसा 900 हो गया। तो 2 वर्ष में कितना अंतर आया, 2 साल में अंतर आया 400 रुपये का। तो 1 साल में कितना अंतर आया होगा, 2 साल में कोई पैसा 400 बढ़ रहा है तो साल भर में कितना बढ़ेगा, 2 से भाग कर दें, एक नियम में जो पढ़ा। 1 साल में वो पैसा 200 बढ़ रहा है। अब हम वापस शुरू वाले पे आ जाते हैं कि कोई पैसा 2 साल में 500 हो गया,
इसका मतलब, और वो पैसा जो था वो 1 साल में 200 बढ़ रहा है, तो 2 साल में मतलब 1 साल में 200 रुपये का ब्याज मिल रहा है, और 2 साल में कितने का ब्याज मिलेगा? 2 साल में 400 रुपये का ब्याज मिलेगा, ऊपर लिखा हुआ था। और ऊपर दिखाया इन्होंने कि 2 साल में वो पैसा 500 हो गया, और 500 में हमारा ब्याज भी जुड़ा हुआ है 2 साल का, तो 500 में से ब्याज घटा लें 2 साल का, तो 500 में से हमने अपना 2 साल का ब्याज घटा लिया 400। इसका मतलब वो पैसा 100 रुपये रहा होगा, सिंपल। तो 100 हमारा आंसर आ गया। अब अगर यही दर पूछी होती कि किस दर से पैसा बढ़ रहा है, तो देखिए पैसा 100 रुपये डाला और साल भर में 200 रुपये ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो जो 200 है वो उतना ब्याज मिल रहा है, और ब्याज परसेंटेज के हिसाब से निकलता है। तो हम ये निकाल लें कि जो 200 है वो 100 का कितना परसेंटेज है, क्योंकि पैसा इनिशियल 100 है, तो 200 जो है वो 100 का कितना परसेंट है, तो 200 गुणे 100 बटे में किसका परसेंटेज है? 100 का, 200 परसेंटेज। इसका मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर पूछा होता तो 200 परसेंटेज होता। ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 4000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज बताइए। अब वैसे तो इसमें आंसर नीचे लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देख के बता सकते हैं। कैसे? देखिए 4000 रुपये का 10% की वार्षिक दर से ना, 10% हमने समझा कि 10% निकालने के लिए क्या करते हैं कि पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 400 हो जाएगा। तो इसका मतलब साल भर में 4000 पे 400 रुपये मिलते हैं, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा? तो जब भाई साल भर में 400 मिल रहा है तो 2 साल में 800 मिल जाएंगे, तो 800 हमारा आंसर। कोई हमें फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। फिर से समझते हैं। 4000 रुपये का 10% वार्षिक दर से, 10% हमने समझा कैसे निकालते हैं कि पीछे से 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 400.0 हो जाएगा। ये हमारा 10% वार्षिक दर से ब्याज है ना, तो ब्याज हमारा 400 रुपये हुआ 10% की रेट से, 1 साल का वार्षिक। तो 2 वर्ष का कितना होगा? 400 गुणे 2, 800 आंसर। कोई फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब देखिए अगला क्वेश्चन एक और करते हैं इसी टाइप का। जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं उन पे बेस्ड पहले करेंगे, फिर एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो उसके क्वेश्चन करेंगे। अब ये देखिए एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 साल में 2600 रुपये हो जाती है, तो वो राशि बतानी है। मतलब कोई पैसा था उस पर 5% ब्याज मिलेगा साल भर में, और 6 साल बाद वो पैसा 2600 रुपये हो जाएगा, तो वो कितना पैसा था ये हमें बताना है। अब देखिए इन्होंने कैसे सॉल्यूशन निकाला है इसका, कि उन्होंने पैसे को माना x, उसके बाद ब्याज बराबर में 2600 में से x घटा दिया, फिर x की वैल्यू निकाल के ये इतना वगैरह करके। अब हम देखिए इसको कैसे करेंगे, हम लोग इसको लॉजिकली करेंगे। एग्ज़ाम में तो और जल्दी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ समझ रहे हैं तो समझने में लिखना पड़ रहा है थोड़ा सा, लेकिन अगर प्रैक्टिस इस पे करिएगा तो इसका एक क्वेश्चन तो ज़रूरी मिलेगा, एक से ज़्यादा भी मिल सकता है। यदि कोई राशि 5%, अब देखिए साल भर में कितना ब्याज मिल रहा है, एक ईयर में 5%। यदि कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 साल में, अब यहाँ पर तुरंत आप सोचिए कि 1 साल में 5% हो गया, तो 6 साल में कितना परसेंट ब्याज मिला होगा? 6 गुणे 5, इसका मतलब 6 साल में उसको 30% ब्याज मिला होगा। ठीक है, अब कोई भी पैसा जो शुरू में लगाया होता है पूरा उसको 100% मानते हैं, तभी तो उसका 5% 5 माना जाएगा। तो जो पैसा शुरू में लगता है उसको हमेशा 100 माना जाता है, 100% जो भी पैसा शुरू में लगा था। तो अब फिर से देखिए, कोई राशि 5% ज़्यादा, 1 साल में 5%, तो 6 साल में 30% का ब्याज मिलेगा। तो 30% का ब्याज मिल गया, तो अब कितना परसेंट हो गया टोटल? 100 तो हमारा पहला वाला पुराना, और 30% हमारा ब्याज, तो मतलब अब हमारे पास 130% रुपये हो गए। अब ब्याज की दर से 6% में वही राशि 2600 हो जाती है। तो इसका मतलब हम ये निकाल लें अगर कि जो पैसा हमारा 2600 हो गया, ठीक है, उसमें 30% ब्याज मिल चुका है, बढ़ चुका है। तो अगर हम
और 30% ब्याज बढ़ चुका है तो वो पैसा हमारा 130% हो चुका है। 100 तो हमारा प्रिंसिपल ही होता है। तो अब अगर हम ये निकाल लें कि 2600 किसका 130% है, एक लाइन में हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें निकालना है कि 2600 किसका 130% है, क्योंकि 30% हमें ब्याज मिला, 5% 6% 5% की दर से 6 साल तक 30% हमें ब्याज मिला। 100 हमारा पहले से, 100 हमेशा पहले माना जाएगा। तो 2600 किसका 130% है, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, ऐसे करते हैं कि 2600 किसका 130% है, तो 100 ऊपर रखते हैं और बटे में 130 रख देते हैं। अगर यही पूछा होता कि 2600 का 130% क्या है, तब हम लिखते 2600 गुणे 130 बटे 100, ऐसे करते तब निकालते। लेकिन हमसे पूछा गया है 2600 किसका 130% है। जब किसका शब्द आएगा तो हमेशा 100 ऊपर रहेगा, परसेंटेज नीचे, और सिर्फ का आएगा कि 2600 का इतना परसेंट क्या है, तब परसेंटेज 100 नीचे होगा और वो परसेंटेज वाला नंबर ऊपर होगा। तो देखिए सिंपल सा कि 2600 किसका 130% है, हम ये निकाल लें तो हमें आंसर आ जाएगा। तो ये 2600 गुणे 100 बटे 130, इसको हल कर लेते हैं। देखिए 13 दूनी 26, 2 आया, 1 0 कट गया, ये 20 बचा, 20 गुणे 100 2000, एक लाइन में आंसर। समझने के लिए इतना लिखना पड़ा, नहीं तो वो भी ना लिखना पड़ता। तो ये देखिए इनका आंसर 2000 आ रहा है ना, तो क्या ज़रूरत है इतना मेहनत करके। तो यही है कि अगर हम थोड़ा सा लॉजिकली भी सोचें और मतलब कोशिश करें तो अच्छे क्वेश्चन अच्छे तरीके से भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो मैथ टफ़ है, मैथ आसान है, बस उसको अब किताबों में देखिए बच्चे जिनसे पढ़ रहे हैं उनमें ऐसे मेथड दिए गए हैं, तो बच्चा देख के डिप्रेस नहीं होगा तो क्या होगा। जब ऐसे तरीके हैं तो वैसे तरीके देने चाहिए, लेकिन जब सब लोग ऐसे ही जान जाएंगे तो एग्ज़ाम कौन निकालेगा। पता तो उसी को चलना चाहिए ना जिसको एग्ज़ाम निकालना है। तो ठीक है, ऐसे निकल आया 2000 हमारा आंसर हो गया। अब देखिए एक नए टाइप का क्वेश्चन आया, उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन हाँ अगर हम उसको जो कॉन्सेप्ट अभी हमने लॉजिकल वाला सीखा उससे भी हम कर सकते हैं, लेकिन पहले इनका वाला देख लेते हैं क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा इनका ज़्यादा बड़ा नहीं है। अब ये क्वेश्चन दिया गया है कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, और तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ पे देखिए 4 चीज़ें यूज़ हुई, एक तो 8 वर्ष, एक 4 वर्ष, 8 वर्ष और दूसरा वर्ष निकालना है, और ये 2 गुना और 4 गुना। ठीक है, तो यहाँ इसका एक फॉर्मूला होता है ये, जब भी अगर ऐसे मिलेगा कि कोई धन, टेढ़ा हो गया, 1 मिनट, बैठे बैठे देर हो गई तो कमर टेढ़ी हो रही है। कोई धन ठीक है, T1 वर्ष में N1 गुना हो जाता है, ठीक है, तो T2 वर्ष में N2 गुना हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा इसका फॉर्मूला ये है कि इसमें से T1 वर्ष में N गुना हो जाता है तो इतने साल में कितने गुना हो जाएगा, या T1 वर्ष में इतना हो जाता है तो कितने साल में इतने गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 चीज़ें होंगी, T1 N1 T2 N2, मतलब 2 साल और 2 गुना। इन चारों में से एक चीज़ मिसिंग होगी, वही पूछी होगी। तो इसका फॉर्मूला है सिंपल सा, N1 - 1 बटे में T1, उधर में लगाएंगे बराबर N2 - 1 बटे में T2। ये फार्मूला है, चाहे तो इस फार्मूले को भी याद कर सकते हैं, बाकी लॉजिकली बात करनी होगी तब भी हम अभी बात करते हैं। अब इसका क्वेश्चन करते हैं। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 साल में 2 गुना हो जाता है। तो पहले वाले में देखिए 8 साल में, पहले वाले में T1 8 साल में 2 गुना हो जाता है, इसका मतलब N1 बराबर 2। तो 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो कितना समय लगेगा, तो T2 हमसे पूछा गया है।
और 4 गुना मतलब n2 की जगह पे हमें 4 रखना है, तो ये हमें चारों चीज़ें मिल गई, हम इसको इसमें पुटअप कर देते हैं। तो n1 की जगह पर 2 है, तो 2 माइनस 1 बटे में t1 की जगह पर 8 बराबर लगाया, n2 की जगह पर 4 आया, 4 माइनस 1 बटे में t2 पूछा गया है, यहाँ वाला चीज़ हमें बताना है। तो 2 माइनस 1 1 हो गया, 1 बटे में 8 बराबर 4 माइनस 1 3, 3 बटे में t2। हमसे t2 पूछा गया है, तो जो चीज़ पूछी जाती है वो ऊपर होनी चाहिए, नीचे नहीं होनी चाहिए। ऊपर होने के साथ साथ अकेले होनी चाहिए, उसके साथ कोई और नहीं होना चाहिए। तो t2 ऊपर चला गया, किससे 1 के पास चला गया, क्योंकि भाग में है उधर जाएगा, गुणा हो जाएगा। 3 यहाँ अकेला बचा। अब हम इन दोनों को हटा देते हैं, 8 उधर जाएगा, 1 नीचे जाएगा। t2 बराबर कितना हो गया, 8 त्रिक 24, और बटे में 1 नीचे जाएगा, बटे का 1 लिया नहीं जाता है, तो 24। इसका मतलब हो गया कि 24 साल में वो पैसा 4 गुना हो जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है। ऐसा क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कुछ बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला ये है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब हम इसको करते हैं अपने तरीके से, ठीक है, लॉजिकल थोड़ा सा। देखिए, इन्होंने बोला कि कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अब यहाँ पे बात को समझिए, 100 रुपये मान लेते हैं हम, 100 रुपये मान लेते हैं, तो 100 रुपये मानने में आसानी रहती है, क्योंकि उसमें 10% 100 का 10 हो गया, 20% 20 हो गया, जितना परसेंट निकालना है। तो इसमें देखिए धन तो दिया नहीं गया है, ना तो कोई अमाउंट दिया गया है, तो कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो कोई भी धन है ना, तो हम 100 मान लें कि माना हमने वो धन जो था वो 100 था। अब ये धन साधारण ब्याज की दर से 8 साल में 2 गुना हो गया, तो 8 साल में ये 100 का 200 हो गया। अब देखिए, जब ये 100 का 200 हुआ कितने साल में, 8 ईयर्स में, तो ब्याज कितना हुआ, 100 रुपये तो हमारे ही थे, जो वो 100 के 200 हो गए, 100 रुपये के 200 हो गए, तो 100 तो हमारे ही थे। तो इसका मतलब हमें 8 साल में 100 रुपये का ब्याज मिला, तभी तो 100 रुपये हमारे 200 हो गए, कि 100 तो हमारे और 100 एक्स्ट्रा हमारे 200 हो गए। तो इसका मतलब 8 साल में हमें 100 रुपये ब्याज मिला। अब इन्होंने बोला है कि उसे 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब 100 रुपये को 400 होने में कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा। अब यहाँ पर देखिए, 8 साल में 100 रुपये बढ़ रहे हैं, 8 साल में 100 रुपये बढ़ रहे हैं, तो 100 रुपये बढ़कर 400 कितने समय में हो जाएंगे, ये पूछा गया है। तो देखिए, पहले साल 100 रुपये और बढ़े, मतलब 8 साल में 100 बढ़ रहे हैं, तो ये 8 साल ये हो गए, अभी ये 200 हुआ है, 8 साल ये हो गए, ये 300 हुआ, ये हो गए 400 रुपये। अगले 8 साल में 400 हो गए, 4 गुना पूछा है ना, 4 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 8 8 8 8 त्रिक 24, 24 साल लगेगा। तो 24 साल हमारा आंसर। ये ऐसे देख लें, या ऐसे नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखते हैं, भले समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन अच्छे से कॉन्सेप्ट बैठ जाना चाहिए दिमाग में। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 8 साल में 2 गुना हो जाता है, तो इसका मतलब 8 साल में वो 100 से 200 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, 100 रुपये का ब्याज मिला 8 साल में, 100 रुपये का ब्याज मिला 8 साल में, या 8 साल में 100 रुपये ब्याज मिला, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल में मिला 100 बटे 8, 8 से भाग कर दें, ये 1 साल का ब्याज हो गया, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि उसे 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो वो जो 100 रुपया है हमारा, वो 4 गुना कब होगा, 4 गुना मतलब 400, वो 4 गुना कब होगा, जब इसमें 300 रुपये बढ़ जाएंगे। इसका मतलब हमें 300 रुपये ब्याज जब मिल जाएगा, तभी तो वो 400 होगा। तो साल भर का ब्याज ये है, तो इतना ब्याज कितने साल में लगेगा, साल भर का ब्याज इतना मिलता है, तो 300 रुपये ब्याज कितने साल में मिलेगा, डिवाइड कर लें हम, 300 को 100 बटे 8 से भाग कर लें।
ऐसे में क्या होता है, सबसे नीचे वाला नंबर सबसे ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। यहाँ 300 के बटे में कुछ नहीं था, बटे में 1 मानेंगे और ये नीचे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 300 गुणे 8 बटे में 100 गुणे 1, 2 0 2 0, 3 8 24, यहाँ से भी आ गया। ठीक है, तो फॉर्मूले वाला भी देख लिया हम लोगों ने, लॉजिकल वाला भी देख लिया। और तो ये चैप्टर ख़त्म, मेरी बुक में तो ख़त्म हो गया। बाकी आप जो है ना इसमें इसके क्वेश्चन लगाइएगा और जो भी ना आए उसको पूछिएगा, हो सके तो करने की कोशिश अपने हिसाब से करिएगा, हो जाएगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है इसका। तो देख लेते हैं एक बार दूसरी बुक में कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो उसके क्वेश्चन कुछ एक्सप्लेन करेंगे या उसमें जो टफ़ होते हैं उनको कर लेंगे, बाकी आपको भेज देंगे, आप ट्राई करिएगा। वाह, इसमें तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। अच्छे का मतलब ज़्यादा क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं कि देखिए, हो सकता है इसमें 1-2 टाइप के क्वेश्चन हों अलग टाइप के, लेकिन फिर भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना। कॉन्सेप्ट यही सब लगेगा, यूज़ अलग अलग घुमा फिरा के दिया जाएगा। तो ऐसा करते हैं, जो 18-19 के पेपर में आए हुए जो क्वेश्चन हैं उनको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, बाकी आपके लिए भेज दिए जाएंगे और जो नहीं आएंगे उनको दोबारा से बता दिए जाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो सारे क्वेश्चन हो जाए, हो सकता है कोई क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो तो वो दोबारा से देख लेंगे, उसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। तो चलते हैं 18 और 19 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखते हैं एक बार। 18-19 इसमें है। ये तो चक्रवृद्धि ब्याज का दिया गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट का। एक मिनट, हम ढूंढ लेते हैं पहले। हाँ, ये देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ये 2018 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। कि यदि साधारण ब्याज पर रखा हुआ कोई धन 25 वर्ष में स्वयं को 2 गुना कर लेता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि साधारण ब्याज पर रखा हुआ कोई भी धन 25 साल में स्वयं को 2 गुना कर लेता है, तो मान लिया कि हमने 100 रुपये रखे थे और वो 100 से 2 गुने हो गए, मतलब 200 हो गए, तो हमें ब्याज कितने का मिला, कितने रुपए हमारे बढ़ गए, जितने बढ़ गए वो हमारा ब्याज हुआ। तो ब्याज हुआ हमारा 100 रुपये, 100 रुपये ब्याज मिला। और ये कितने साल में मिला, 100 रुपये हम इसलिए मानते हैं ना कि 100 का 2% 2 होता है, 100 का 4% 4 होता है, तो जितना भी हमें निकालना है वो उसमें आसानी से निकल आता है। तो देखिए 100 रुपये हमने माने, वो 25 साल में 2 गुना हो गया, इसका मतलब 100 रुपये से 200 होने में इसको 25 साल लगे। तो इसका मतलब देखिए 25 साल में 100 रुपये ब्याज मिला, तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा। 100 रुपये का ब्याज हमें 25 साल में मिलता है, तो 1 साल में मिलेगा, 25 से भाग कर दें, इसका मतलब हमें 1 साल में 4 रुपये ब्याज मिलेगा। तो 100 रुपये पे 4 रुपये ब्याज मिलता है, इसका मतलब 100, देखिए यही फ़ायदा होता है कि 100 का परसेंटेज निकालने में, कि 100 रुपये का जो परसेंट होता है 2%। अब हमें अगर यहाँ पर कोई दूसरा नंबर लेते तो हमें निकालना पड़ता कि जो 4 रुपये आया वो 100 का कितना परसेंटेज है, लेकिन यहाँ निकालना ही नहीं है क्योंकि 4 रुपये आया तो वो 100 का 4% ही होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर 4 आ गया। 100 रुपये पे 4 रुपये ब्याज हमें सालाना मिलता है, तो इसका मतलब 100 का 4% 4 ही तो होता है। या हम अगर ऐसे निकालना चाहें कि जो 4 रुपये आए वो 100 का कितना परसेंट है, तो 4 रुपये 100 का कितना परसेंट है ऐसे निकाल लें, लेकिन ज़रूरत ही नहीं है। 100 माना है तो 100 का 10% 10, 12% 12, कुछ भी। तो देखिए 4 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इसका उत्तर 4%।
अब एक बार फिर से समझते हैं कैसे निकाला हमने। इन्होंने बोला था कि साधारण ब्याज पर रखा हुआ कोई धन 25 साल में दुगना हो जाता है, तो 100 से 200 हो गया 25 साल में। ठीक है, अगर इसको हम वाले फॉर्मूले से भी निकालना चाहें तब भी निकाल सकते हैं। 100 से 25 हो गया 2 साल में, इसका मतलब ब्याज कितना मिला, इंटरेस्ट हो गया हमारा 100 रुपये। जो ब्याज मिला वो 100 रुपये हो गया, कितने साल में, 25 साल में। ठीक है, दर पूछी है, आर पूछा है, तो देखिए आर का फॉर्मूला होता है आई इंटू 100 बटे में प्रिंसिपल इंटू टाइम। अगर फॉर्मूले से करें तो हम हर तरीके से करके देख रहे हैं, आपको जो सही लगे वैसे करिएगा। इंटरेस्ट हो गया 100, 100 की जगह 100 बटे में प्रिंसिपल कितना था हमारा, प्रिंसिपल 100 था हमारा, 100 माना था जो शुरुआत में पैसा था, गुणे टाइम की जगह था कितना टाइम, 25 साल। 100 से 100 कट गया, 25 चौके 100, अब भी 4 ही आया। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल है। बाकी आप क्वेश्चन देखिएगा इस चैप्टर को, कि जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होंगे वो भेजिएगा, बताएंगे। बाकी इसको यहीं तक रखते हैं, अभी ज़रूरत पड़ी तो आगे बढ़ाएंगे। जो लास्ट में, एक मिनट, जो लास्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ना, ऐसा करते हैं उसका एक और कर लेते हैं, क्योंकि वो थोड़ा, उसमें हम लोगों ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है, इसलिए इसका एक और कर लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया गया है, साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से कोई धन 20 साल में 2 गुना हो जाता है, तो 3 गुना होने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था, भूल गए फॉर्मूला क्या, एक मिनट, हाँ इसका फॉर्मूला था, इन्होंने बोला है साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धन 20 साल में 2, इसका फॉर्मूला था n1 - 1 बटे में t1 बराबर n2 - 1 बटे में t2। अगर फॉर्मूले से करें तो n का मतलब उतना गुना और t मतलब समय, तो 20 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो इसका मतलब n की जगह पर 2 गुना कितने साल में, 20 साल में। अब इन्होंने बोला है इसको 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 3 गुना मतलब n, 3 गुना होने में कितना साल लगेगा, t2 पूछा गया है। ठीक है, इसका मान निकालना है, तो ये हो गया 1/20, ये हो गया 2 बटे में t2, t2 उधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर जाएगा ये इधर, तो t2 1 से मल्टीप्लाई हो गया t2 बराबर 20 उधर गया 40, 40 हमारा आंसर आ जाएगा। 40 आ गया। अब अगर हम इसको अपने वाले कॉन्सेप्ट से करते हैं, अपने वाले क्या, ये भी तरीका सही है क्योंकि छोटा है जल्दी हो जाता है, फिर भी देख लेते हैं। साधारण ब्याज की दर से कोई धन 20 साल में 2 गुना हो जाता है, तो देखिए 100 रुपये थे, वो 100 से 200 हो गए कितने साल में, 20 साल में। इसका मतलब 20 साल में 100 रुपये का हमें ब्याज मिला, 20 साल में हमें 100 रुपये का ब्याज मिलता है, तो एक साल में कितने का ब्याज मिलेगा, 100/20 कर दें, इसका मतलब हमें एक साल में 5 रुपये का ब्याज मिलता है। अब इन्होंने बोला इस धन के 3 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 3 गुना कैसे होगा, जब 100 का 300 हो जाएगा तभी तो 3 गुना होगा, और 100 का 300 हो जाएगा तो हमें ब्याज कितना मिलेगा, 300 तो ब्याज है नहीं क्योंकि 300 में तो 100 हमारा है, तो हमें 200 रुपये का ब्याज मिल रहा है, तो 200 रुपये का ब्याज कितने समय में मिलेगा, और हमने निकाला है कि हमें एक साल में 5 रुपये ब्याज मिलता है, तो 200 रुपये का ब्याज निकालने के लिए 5 से भाग कर दें, 5 चौको 20, 40, चाहे ऐसे निकालें चाहे ऐसे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, लगे हाथ चैप्टर ख़त्म ही कर दें। देखिए जब भी कभी इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/3 होगा, तो जब धन वगैरह ऐसे नहीं पूछा जाएगा तो मतलब ऐसे में धन को हम 100 भी मान सकते हैं और x भी मान सकते हैं। अब इन्होंने बोला है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, इसका मतलब r हमसे पूछा गया है कि किस वार्षिक दर से
धन का 10 वर्ष का ब्याज जो होगा वो उस धन का 2/3 होगा। इसका मतलब ब्याज इंटरेस्ट जो है वो उस धन का 2/3 होगा। तो अगर हम 100 माने तो इंटरेस्ट हो गया 100 गुणे 2/3 मतलब 200/3। और अगर हम 100 की बजाय ना मानकर हम x माने तो इंटरेस्ट हो गया हमारा x गुणे 2/3। जो भी है, इनका कहने का मतलब है जो भी आपका धन है उसका 2/3 वो हमारा इंटरेस्ट हो गया। अब इन्होंने क्या पूछा है हमसे, रेट पूछी है। रेट का फॉर्मूला लगा दें, रेट बराबर इंटरेस्ट गुणे 100 बटे में p इंटू टी। इंटरेस्ट कितना है हमारा 100 वाले केस में ये 200 बटे में 3 गुणे 100 बटे में p इंटू टी। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल हमारा 100 रुपये था गुणे टाइम, टाइम कितना दिया है 10 वर्ष। ठीक है, अब देखिए ये इससे कट गया, 2 जीरो इससे कट गए, कितना आया 20, 2 धाम 20/3। 20/3 को सही करेंगे क्या हो जाएगा, 3 छक 18, 2 बचा हासिल, 6 सही 2/3%। तो ये 6 सही 2/3%। ठीक है, सिंपल। इसी तरह x मान के करते तो यहाँ 100 की जगह x कट जाता, कुछ भी मान के कर सकते हैं। तो फाइनली चैप्टर ये यहाँ पर रोकते हैं और इनके जो क्वेश्चन आपको फंसेंगे वो बताइएगा।